डियर स्टूडेंट्स, आज जो है फोटोसिंथेसिस का तीसरा वीडियो लेक्चर आपका प्रिपेयर होने जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये बताएं कि ये तीसरा वीडियो लेक्चर जिस समय बन रहा है यहाँ पे, उस समय इस दिल्ली एनसीआर में बहुत तेज बारिश हो रही है, ठंड बहुत ज्यादा है। आपका क्षेत्र भी दिल्ली एनसीआर में आता है, आपको पता होना चाहिए। तो आप भी मेरी तरह, ठीक है, बिल्कुल सेफ रहिए और ठंड का मजा लीजिए। ठीक है, बोला जाता है कि जो मौसम भगवान ने दे रखा है उसमें अपने आप को एंजॉय करना चाहिए। ठंड को अगर ठंड मानिएगा तो बहुत दिक्कत होगा जीने में, गर्मी को गर्मी मानिएगा तो बहुत दिक्कत होगा जीने में, बारिश को बारिश मानिएगा तो दिक्कत होगा। जो चीज भगवान ने दिया है उसी के साथ एंजॉय कीजिए। ठंड का अपना मजा है। तो ये जो हम ओढ़े हुए हैं, इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज बोलते हैं। कश्मीर में या पूरे इंडिया में एक कॉमन इसके लिए यूज होता है सॉल, कहीं पे इसके लिए यूज होता है, ठीक है, ओढ़ना। ठीक है, बिहार में, यूपी के कुछ पार्ट में, पंजाब में, हरियाणा में लोई बोलते हैं, खास करके पंजाब में। तो देखिए हमने कैप भी डाल रखा है, लोई भी है, सब कुछ है। क्यों? क्योंकि हम ठंड का मजा भी लेना चाह रहे हैं और इसका इज्जत भी करना चाह रहे हैं, इस ठंड का, कि हाँ भाई भगवान ने दिया है तो उसको इज्जत कीजिए। अब इस समय हम कोट वूट लगा के, टाई वूट लगा के, एकदम बिल्कुल मतलब प्रोफेशनल अंदाज में आपको वीडियो बना के देते नहीं। ठीक है, आपको मैं इसलिए सिखाता हूं, आप जहां भी रहिए वहां पे उस चीज का मजा लीजिए और उसी ढंग से वेशभूषा में रहिए, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई अपनी तरफ है। तो अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। ये जो रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, डार्क रिएक्शन, ये बहुत बड़ा पार्ट है। ये जो C3 साइकिल है, ये जो डार्क रिएक्शन है, जो केल्विन साइकिल है, पहले तो मैं बता दूं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप 10th में भी थोड़ा सा मुश्किल से समझे होंगे, टीचर के बार बार समझाने पे समझे होंगे, क्योंकि इसमें रिएक्शंस आते हैं। ओके, इसमें केमिस्ट्री का 90% चीज होता है और बायोलॉजी का 10% चीज है। ठीक है, तो हमने पिछले 2 वीडियो लेक्चर में, एक में हमने क्या पढ़ा, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और एक में हमने क्या पढ़ा, एक में हमने पढ़ा लाइट रिएक्शन का मैकेनिज्म, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जो ग्रेनम पे होता था। तो ये लाइट रिएक्शन के बाद हमारा प्रोडक्ट जो बना था, वो बना था ATP, NADPH प्लस H+ या NADPH2 कहे तो, और O2 रिलीज हुआ था। O2 इन्वायरमेंट में गया था, ठीक है, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल में चला गया, और ATP और NADPH2 जो बना था, साइक्लिक में सिर्फ ATP और नॉन साइक्लिक में ATP और NADPH2। ठीक है, ये जो हमारा बना था, कहता है ये दोनों प्रोडक्ट का यूज आज डार्क रिएक्शन में होगा। ये दोनों का यूज आज CO2 एसिमिलेशन में होगा, CO2 फिक्सेशन में होगा, CO2 रिडक्शन में होगा। अगर आप कार्बन रिडक्शन बोलते हैं तब भी चलेगा, कार्बन फिक्सेशन बोलेंगे तब भी चलेगा, कार्बन एसिमिलेशन बोलेंगे तब भी चलेगा, या उसको CO2 रिडक्शन, CO2 फिक्सेशन, CO2 एसिमिलेशन बोलिए तब भी चलेगा। यानी कि ये जो नाम आप देख रहे हैं बोर्ड पे, ठीक है, डार्क रिएक्शन, केल्विन साइकिल और C3 साइकिल, ये जो 3 नाम देखते हैं, 3 नाम इसके बारे में, इसके तरफ से और यूज कर सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन सेटर आपको उस 3 नाम से ही कभी क्वेश्चन दे दे। ठीक है, कि भाई फोटोसिंथेसिस में कार्बन एसिमिलेशन क्या है, CO2 एसिमिलेशन क्या है, तो C3 साइकिल, CO2 रिडक्शन क्या है, C3 साइकिल, CO2 फिक्सेशन क्या है, C3 साइकिल। ठीक है, तो कहता है कि इस डार्क रिएक्शन में होगा क्या, इसमें होगा ये कि CO2 कन्वर्ट होगा, ठीक है, किसमें, तो कहता है C6H12O6, इसमें कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसमें कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो कहता है कि यानी कि इसमें कन्वर्ट होगा। ध्यान से सुनिएगा, यहां पे कोई पूछेगा, ध्यान से सुनिए, हो क्या रहा है, क्यों बोलते रिडक्शन। अब देखिए यहां पे कार्बन का, ठीक है, यहां पे कार्बन का आपको पता है ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहां पे कार्बन का, यहां O2 2 ये है, ये हो गया -4, इधर क्या हो गया +4, यानी यहां पे
कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 और यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना मालूम है? 0। ठीक है, यहां पे 0 है, यहां पे देखिए -12 +12 0 0 0 हो गया, 0 है कार्बन का। तो बताइए +4 से 0 हो गया, +4 से 0, यहां पे 0 है, यहां पे ठीक है +4 है। तो बताइए क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर घटना क्या होता है? रिडक्शन। तो बताइए ये एक तरह से हमारा क्या है? रिडक्शन। ठीक है, ये क्या है जी? ये CO2 का रिडक्शन है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं CO2 रिडक्शन। ठीक है, कार्बन रिडक्शन, कार्बन एसिमिलेशन। और एसिमिलेशन क्यों बोलेंगे? क्यों बोलेंगे एसिमिलेशन? क्योंकि CO2 ठीक है किसके साथ मिलके, कहता है CO2 किसके साथ मिलके? +H2O इसके साथ मिलके एसिमिलेट कर गया, किसमें? ग्लूकोज में। इसमें एसिमिलेट कर गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कार्बन एसिमिलेशन। और कार्बन फिक्स हो गया किस रूप में? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन था, वो फिक्स हो गया किस रूप में? ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज फिर क्या बना देगा? स्टार्च। तो कहता है उसको बोलते हैं कार्बन फिक्सेशन, कार्बन फिक्सेशन। क्लियर है? तो ये रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं। इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले हम कुछ केमिस्ट्री का चीज पढ़ेंगे। केमिस्ट्री का चीज हम ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ टिप्स आपको मैं दे देता हूं। जैसे मान लो कि कोई कंपाउंड है, ठीक है, मान लो कि अभी यहां पे हम लिखे ग्लूकोज, ग्लूकोज। ठीक है, सपोज हमने ग्लूकोज लिखा, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला तो आप अच्छी तरह जान रहे हो, C6H12O6। ठीक है, क्लियर? C6H12O6 ये 6 कार्बन का सुगर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं मालूम है? इसको बोलते हैं हेक्सोज। क्या बोलते हैं? हेक्सोज। मैं केमिस्ट्री का कुछ टिप्स दे रहा हूं, यानी कि सम केमिकल टिप्स, केमिकल टिप्स टू अंडरस्टैंड ठीक है C3 साइकिल, टू अंडरस्टैंड C3 साइकिल। यानी C3 साइकिल जो हम बताने जा रहे हैं, जो कैल्विन साइकिल बताने जा रहे हैं, उसको समझने के लिए कुछ केमिस्ट्री का टिप्स दे रहे हैं। ठीक है, तो कहता है कि कुछ केमिस्ट्री का टिप्स दे रहे हैं, उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन का सुगर है, बोलेंगे हेक्सोज। अगर कोई सुगर 5 कार्बन का हो तो पेंटोज, अगर कोई 4 कार्बन का हो तो टेट्रोज, अगर कोई 3 कार्बन का हो तो ट्रायोज। और मैं आपको बता दूं मोनोज और डायोज एग्जिस्ट नहीं करते, मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ाने में बता चुका हूं। अगर आपको ये कंसेप्ट दोबारा अगर देखना है तो आप बायोकेमिस्ट्री का वो देखिए, कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। मैंने उसमें मोनोसेक्राइड के 7 क्लासिफिकेशन बताया, मोनोज, डायोज, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज। मैंने बताया कि मोनोज और डायोज एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि उसमें सिमेट्रिक कार्बन नहीं होते और उसमें OH ग्रुप नहीं होते। ओके, क्लियर है पॉइंट? तो देखिए पहला टिप्स तो ये है कि अगर मान ले 6 कार्बन का होगा तो हेक्सोज बोलेंगे, 5 कार्बन का होगा तो पेंटोज बोलेंगे, 4 कार्बन का होगा तो टेट्रोज बोलेंगे, 3 कार्बन का होगा ट्रायोज बोलेंगे। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। 3 कार्बन का ट्रायोज यानी 2 ट्रायोज मिलेगा तो 1 हेक्सोज बनेगा। ठीक है, ये आपको दिमाग में रखना है, हमेशा ये दिमाग में रखना है कि केल्विन साइकिल का प्रोडक्ट क्या होगा? ग्लूकोज होगा, और वो ग्लूकोज क्या है? हेक्सोज मॉलिक्यूल है। और वो हेक्सोज बनने के लिए हमें क्या चाहिए? 2 ट्रायोज चाहिए, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, तो दूसरा मान लिया राइबोज, एक और मैं लिखता हूं राइबोज या राइबोलोज। ये देखिए राइबोलोज, ये राइबोलोज जो है ना, इसका फॉर्मूला होता है C5H10O5। तो बताइए, अब आप ही बताइए, ये कंपाउंड क्या है? 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन है तो क्या होगा जी? पेंटोज होगा। ये लीजिए हम पेंटोज लिख दिए, ये पेंटोज शुगर है, ये पेंटोज शुगर है डियर। ठीक है, अब देखो कहते हैं जैसे मान लो ग्लूकोज है, मान लो ग्लूकोज पे तुम एक फास्फोरस जोड़ने जा रहे हो, सपोज ग्लूकोज पे एक फास्फोरस जोड़ने जा रहे हो, तो जानते हो क्या होगा? नियम क्या है? फास्फोरस उसके लास्ट कार्बन पे जाके बैठेगा। तो आप क्या बोलोगे?
ग्लूकोज प्लस फास्फोरस क्या बोलोगे? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्या बोलोगे? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यानी अगर कहीं पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लिखा रहे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लिखा रहे, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लिखा रहे, और कोई मान लो लेमन है, उसको नहीं पता कि हाँ ग्लूकोज कितने कार्बन का है, ठीक है, तो इस नाम को देख के बता देगा कि ग्लूकोज 6 कार्बन का है, क्योंकि उसको मतलब इतना हमने समझा दिया, या आप इतना समझ लीजिए कि जो कुछ अटैच करेंगे उसके लास्ट कार्बन पे जाएगा। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मतलब ग्लूकोज कितने कार्बन का? 6 कार्बन का। हमने बोला राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट या राइबुलोज 5 फॉस्फेट। अब बताइए राइबुलोज कितने कार्बन का? 5 कार्बन का। हमने बोला, ठीक है, हमने बोला 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब आप बताइए ग्लिसरिक एसिड कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। 3 कार्बन का, ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड मतलब ग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का। तो ये चीज अपने आप समझने का है, ठीक है, अपने आप समझने का है। तो ये केमिस्ट्री का टिप्स मैंने पहले ही दे दिया, जिससे कि बाद में आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, कार्बन के जोड़ जाड़ में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मैं अब चला आपको रिएक्शन समझाने के लिए, और जो रिएक्शन अभी मैं समझाने जा रहा हूं वो अगर आपने कभी नहीं समझा है तो आज आप समझ जाइएगा। इसकी पूरी गारंटी मैं अभी दे रहा हूं, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना है, ठीक है, कि भाई क्या क्या सर बता रहे हैं, क्या क्या केमिस्ट्री का चीज बता रहे हैं। तो केमिस्ट्री का ये चीज तो हो गया, 2 चीज तो अभी बताया। तीसरा ये जान जाइए, अगर कोई एल्डिहाइड कंपाउंड है उसका ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड बनेगा, और अगर कोई एसिड है तो उसका रिडक्शन होगा तो एल्डिहाइड बनेगा। यानी एसिड का रिडक्शन होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड बनेगा। ये दिमाग में रखिएगा। यानी कि एक टिप्स फिर दे रहा हूं, एसिड, ठीक है, इसका रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा? एसिड बनेगा, ठीक है। यानी कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड बनेगा, ठीक है, और एसिड का रिडक्शन होगा तो एल्डिहाइड बनेगा। यानी एसिड रिड्यूस टू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज टू एसिड। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, ये भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। फिर यहां पे एक और बात बताए, H2 का निकलना ऑक्सीडेशन, H2 का मिलना रिडक्शन, H2 का हटना ऑक्सीडेशन, यानी कि लॉस ऑफ H2 ऑक्सीडेशन, ठीक है, और गेन ऑफ H2 रिडक्शन। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि आप पहले से एक जानते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो देखिए एक टिप्स ये दिए, दूसरा ये नंबर पहचानने के लिए कि अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, यानी कि मान लीजिए यहां पे हम लिखे 3 फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड, और आपको अगर आज अभी आप पूछे ग्लिसरिक एसिड कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड कितने कार्बन का? 3 कार्बन का, ठीक है। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज कितने कार्बन? 6 कार्बन का। राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, राइबुलोज कितने कार्बन का? 5 कार्बन का। ये सब टिप्स हो गया। फिर एसिड एल्डिहाइड वाला बताया। ये इतना केमिस्ट्री का अगर टिप्स आप याद रखिएगा तो आपको ना तो इस C3 साइकिल में दिक्कत होने जा रहा है, ना तो अगले टॉपिक C2 में दिक्कत होने जा रहा है, ना तो आपको C4 साइकिल में दिक्कत होने जा रहा है, और ना आपको आगे रिस्पायरेशन में दिक्कत होगा। ओके, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्या शुरुआत करने जा रहे हैं? हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं केल्विन साइकिल का मैकेनिज्म, ठीक है, डार्क रिएक्शन का मैकेनिज्म। डार्क रिएक्शन मैंने पहले भी बोला कि इसलिए बोला जाता है डार्क रिएक्शन क्योंकि ये लाइट डिपेंडेंट नहीं है। लाइट हो तब भी होगा, लाइट ना हो तब भी होगा। ओके, क्लियर है पॉइंट? इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन। और ये होता कहां पे है? स्ट्रोमा में। और मैंने क्या बोला था? क्लोरोप्लास्ट के अंदर का जो लिक्विड है वो क्या है? स्ट्रोमा। और उसमें एक एंजाइम है, उसमें एंजाइम है रुबिस्को। बहुत ही दुलारा एंजाइम, बहुत ही प्यारा एंजाइम, बहुत ही एबंडेंट एंजाइम। दुनिया में मोस्ट एबंडेंट एंजाइम अगर कोई है तो रुबिस्को ही है, ठीक है। तो देखिए उस रुबिस्को का कमाल क्या करता है।
एंजाइम क्या करता है, कैटालिसिस करता है। तो वहीं से ये शुरू होने जा रहा है, देखिए। ठीक है, मैं इसका मैकेनिज्म बताने जा रहा हूं और इस मैकेनिज्म को आप अच्छे से समझिएगा, इसको सबको आप नोट कीजिएगा, इसका नोट्स बना के आपको रखना भी है। ठीक है, तो देखिए आराम से आप समझ जाइएगा। यानी कि देखिए यहां पे हम क्या लिखने जा रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ C3 साइकिल, केल्विन साइकिल और डार्क एज। ठीक है, ये कहां पे हो रहा है, स्ट्रोमा में। अब देखिए यहां पे हम शुरुआत कैसे कर रहे हैं, हम एक कंपाउंड ले रहे हैं, हम एक कंपाउंड लेने जा रहे हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा, गारंटी दे रहा हूं 100%, 200% आप समझ जाइएगा अगर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा ध्यान देना बस, बाकी हमारे पे छोड़ दीजिए। कहता है एक कंपाउंड हमने लिया, इनिशियल कंपाउंड एक हमने लिया, सेल के अंदर एक कंपाउंड को हम चूज कर रहे हैं। उस कंपाउंड का नाम है राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट। राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट, राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट। जानते हैं इसका शॉर्ट में नाम क्या है, इसका नाम है RUBP। इसका नाम क्या है, RUBP, राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट, B से बाय, P से फॉस्फेट। यानी कि राइबुलोज एक कंपाउंड है जिसके पहले कार्बन पे और 5वें कार्बन पे क्या रखा हुआ है, फास्फोरस। बस, तो इसका मतलब बताइए राइबुलोज कितने कार्बन का है, राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का है। ये 5 कार्बन का है, ये लीजिए। कुछ भी देखिए, अगर कोई टीचर आपको ये बोलता है ना किसी भी स्टेज, पढ़ाई के किसी स्टेज पे, कि बायोलॉजी रटने का है, इसका मतलब खुद वो रटूमल है और वो कभी बायोलॉजी अच्छे से पढ़ा नहीं है। बायोलॉजी 80% समझने का है, 20% रटने का है, ओनली 20%। इसलिए कोई दिमाग से हटा दे। ठीक है, बायोलॉजी बिल्कुल समझने का चीज है और समझ के ही कोई अच्छा डॉक्टर बनता है आगे जाके। सिर्फ ये रट के रहे कि नहीं भाई इसके बाद ये चीरना है, इसके बाद ये ऑपरेशन करना है, तो पूरा पेशेंट ही मर जाएगा। कितना रट के रखेगा भाई। ठीक है, तो उसमें मैकेनिज्म, वहां भी सब कुछ मैकेनिज्म ही आता है, चाहे ह्यूमन फिजियोलॉजी हो चाहे प्लांट फिजियोलॉजी हो, सब जगह मैकेनिज्म है। और मैकेनिज्म समझने का होता है, ना कि रटने का होता है। किसी ने फालतू आपके दिमाग में डाल रखा है, नहीं करना वो चीज। ध्यान देखिए, राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट 5 कार्बन, ये जो 5 कार्बन है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो 5 कार्बन है, ठीक है, RUBP, राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट। ठीक है, राइबुलोज 1,5-बाइफॉस्फेट, 5 कार्बन का ये सुगर है। ओके, अब मैं आपको बताऊं, इसके साथ लेना है CO2। अब बताइए ये CO2 कितने कार्बन का है, CO2 में कितना कार्बन, 1 कार्बन, CO2 में 1 कार्बन। ठीक है, CO2 में 1 कार्बन, यानी कि पहला रिएक्शन यही होने जा रहा है कि RUBP में CO2 जुड़ने जा रहा है। तो किसी भी कंपाउंड में अगर CO2 को आप जोड़ोगे ना, तो रिएक्शन कहलाएगा कार्बोक्सिलेशन। हटाओगे CO2 किसी कंपाउंड से, डीकार्बोक्सिलेशन। जोड़ोगे तो कार्बोक्सिलेशन, हटाओगे तो डीकार्बोक्सिलेशन। उसी तरह से जैसे केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, किसी में हेलोजन कंपाउंड जोड़ोगे तो हेलोजिनेशन, और अगर हटाओगे तो डीहेलोजिनेशन। जैसे मान लो कि वाटर, आपके बॉडी में वाटर जाता है तो हाइड्रेशन, वाटर निकल जाता है तो डिहाइड्रेशन। तभी तो देखते लूज मोशन होता है, लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन हो गया है। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का हटना, समझ में आ रहा है बात। उसी तरह से यहां पे क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अटैच होना। कहां पे, किसी भी कंपाउंड में। यहां तो RUBP में अटैच हो रहा है, वो आगे जाके देखेंगे PP में भी अटैच होगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। यहां हमारा कंपाउंड क्या है, RUBP, कंपाउंड क्या है CO2।
इन दोनों का एक एक मॉलिक्यूल भी लेके हम चल सकते हैं। ठीक है, तो एक बात देखो, ध्यान से सुनना, ग्लूकोज बनना है, हमें ग्लूकोज बनाना है, और ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6। देखो भाई, ये तो आपने उधार लिया है, ये तो आपको लौटाना पड़ेगा, ये तो जितना लिए हैं उतना आपको लौटाना ही पड़ेगा। हम यहां एक मॉलिक्यूल दिखा रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल लौटाना पड़ेगा। हम यहां 3 मॉलिक्यूल लेंगे, 3 मॉलिक्यूल लौटाना पड़ेगा। लेकिन ये CO2 फ्री में आ रहा है, हम लोग छोड़ रहे हैं, एनिमल छोड़ रहा है, प्लांट छोड़ रहा है, सब अपने रिस्पायरेशन में CO2 छोड़ रहा है। CO2 भरा पड़ा है एनवायरमेंट में, उसी का यूज करता है कौन? प्लांट। CO2 की कोई कमी तो है नहीं। और एक CO2 में कितना कार्बन? 1 कार्बन। और ग्लूकोज में कितना कार्बन? 6 कार्बन। तो बताओ, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के लिए कितना CO2 यूज होगा? 6। क्योंकि CO2 का ही कार्बन किस में जाएगा? ग्लूकोज के कार्बन में। तो ग्लूकोज में C6H12O6 6 कार्बन, तो 6 CO2 लगेगा। ठीक है, यानी कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनने के लिए कितना कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा? 6। तो बताओ, हम एक एक लेके चले गए तो हमें 6 चक्कर लगाना पड़ेगा, 6 केल्विन साइकिल करना पड़ेगा। और अगर हम ये अभी शुरुआत में 3-3 ले ले तो 2 चक्कर। ठीक है, अरे समझ में आ रही बात? एक एक लेंगे तो 6 चक्कर, 6 केल्विन साइकिल, और 3-3 अगर लेंगे तो 2 केल्विन साइकिल। लेकिन नियम जो है वो एक एक लेने का ही है। एक CO2, एक RUBP। ठीक है, तो पूछेगा एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने के लिए कितना केल्विन साइकिल चाहिए? 6 चाहिए। ये नीट का फेमस क्वेश्चन है। एक केल्विन साइकिल, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने केल्विन साइकिल होना चाहिए? 6। क्योंकि केल्विन साहब ने एक CO2 लिया था एक चक्कर में, एक केल्विन में, एक साइकिल बनाने में। हम यहां पे 3-3 ले रहे हैं, आपको घबराने की बात नहीं। कितना ले रहे हैं? 3-3। तो हम 2 ही चक्कर में सब कुछ दिखा देंगे, जल्दी समझ में आ जाएगा, इजी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पे, तो हम यहां पे ले रहे हैं 3 मॉलिक्यूल RUBP और 3 मॉलिक्यूल CO2। ये देखिए, और बोलिए ये दोनों अटैच होगा तो RUBP में क्या अटैच होने जा रहा है? CO2। तो रिएक्शन क्या कहलाएगा? कार्बोक्सिलेशन। ये लीजिए, ये दोनों रिएक्ट करेगा, रिएक्शन का नाम कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, रिएक्शन का नाम कार्बोक्सिलेशन। अब आप देखिए, यहां एंजाइम कौन आएगा? वही एंजाइम जिसको प्यार से हम लोग क्या बोलते हैं? रूबिस्को। तो ये रूबिस्को नाम क्या है भाई? अब नाम इसका खोलो, रूबिस्को तब से आप दुलार प्यार से इस एंजाइम को बुला रहे हैं। अब देखिए इसका नाम क्या है। माल्टोज को पचाने वाला एंजाइम माल्टेज, सुक्रोज को पचाने वाला सुक्रेज, लैक्टोज को पचाने वाला लैक्टेज, प्रोटीन को पचाने वाला प्रोटीएज, लिपिड को पचाने वाला लाइपेज, कार्बोक्सिलेशन करने वाला कार्बोक्सिलेज, डीकार्बोक्सिलेशन करने वाला डीकार्बोक्सिलेज, ट्रांसफर किसी चीज को करने वाला ट्रांसएमिनेज, एमिन ग्रुप को ट्रांसफर करने वाला। तो कहता है कि एंजाइम के नाम में ये कार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो कार्बोक्सिलेज तो जरूर होगा। और किसका कार्बोक्सिलेशन हो रहा है? किसका हो रहा है कार्बोक्सिलेशन? किस कंपाउंड का? किसमें CO2 का अटैच कर रहे हैं? RUBP में। तो इस एंजाइम का नाम है RUBP कार्बोक्सिलेज। ये लो, क्या रखना पड़ेगा? RUBP कार्बोक्सिलेज, RUBP कार्बोक्सिलेज। ठीक है, और RUBP का पूरा नाम तो आप पहले से जानते हो, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। तो कोई पूछेगा RUBP कार्बोक्सिलेज का नाम, तो राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। इसी को प्यार से क्या बोला गया था? बोलिए, रूबिस्को। ये लीजिए, यानी कि बताइए, इन दोनों को अटैच करने के लिए जो पहला रिएक्शन हुआ, इन दोनों को अटैचमेंट का जो पहला प्रोसेस हुआ, जिसको आप कार्बोक्सिलेशन बोल रहे हैं, वो कार्बोक्सिलेशन के लिए कौन सा एंजाइम, ठीक है, उस कार्बोक्सिलेशन के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? RUBP कार्बोक्सिलेज। क्या किया RUBP कार्बोक्सिलेज ने? कहता है चाहे आप बोलिए 1 मॉलिक्यूल CO2 या 1 मॉलिक्यूल RUBP, या बोलिए 3 मॉलिक्यूल CO2 3 मॉलिक्यूल RUBP, उसको क्या करेगा? जोड़ेगा आपस में, बस, और कुछ नहीं किया। तो बताइए जोड़ के क्या बनेगा? कितने कार्बन का कंपाउंड बनेगा? यही तो समझ में
रखना है। कितने कंपाउंड का कार्बन बनेगा? कंपाउंड कितने कार्बन का कंपाउंड बनेगा? तो देखिए यहां पर एक मॉलिक्यूल RuBp 5 कार्बन का, तो 3 मॉलिक्यूल RuBp 15 कार्बन का। एक मॉलिक्यूल CO2 1 कार्बन का, तो 3 मॉलिक्यूल CO2 3 कार्बन का, तो 15 कार्बन का और 3 कार्बन का 18 कार्बन का कंपाउंड बनेगा। 18 कार्बन का कंपाउंड बनेगा। और ये 18 कार्बन का जो कंपाउंड बनेगा ये क्या होगा मालूम? अनस्टेबल होगा। ये क्या होगा? ट्रांसिएंट होगा। ये क्या होगा? इंटरमीडिएट होगा। इसका मतलब क्या होता है? इंटरमीडिएट कंपाउंड का मतलब क्या होता है? इंटरमीडिएट का मतलब होता है जो रिएक्शन में अभी जस्ट बना है बट वो उसका स्टेबल फॉर्म नहीं है, वो अनस्टेबल है, वो शॉर्ट लिव्ड है। यानी वो स्टेबल तब तक नहीं हुआ जब तक वो अपने ओरिजिनल स्टेबल रूप में नहीं आएगा। ठीक है, तो कहता है ये अनस्टेबल कंपाउंड। 18 कार्बन का कंपाउंड तो बन गया, लेकिन ये कंपाउंड क्या है? अनस्टेबल है। ये टिकेगा नहीं, तुरंत टूटेगा, तो स्टेबल कंपाउंड में टूटेगा। जानते हैं ये 18 कार्बन का कंपाउंड 6 मॉलिक्यूल में टूट जाता है, 6 मॉलिक्यूल में टूट जाता है। तो हर मॉलिक्यूल कितने कार्बन का होगा? 3 कार्बन का होगा। अरे 18 कार्बन का कंपाउंड है, वो 6 टुकड़ों में बटेगा, तो हर टुकड़ा कितने कार्बन का? 3-3 कार्बन का। और उस 3 कार्बन के कंपाउंड का नाम है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब हमने आपको बताया था ना 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसका मतलब ग्लिसरिक एसिड कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। उसके तीसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है? फॉस्फोरस। ठीक है, तो बताइए ये स्प्लिट करेगा और किसमें बदलेगा? ठीक है, बोलिए। 6 मॉलिक्यूल 6 पार्ट में बदल गया। ठीक है, तो 6 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ग्लिसरिक एसिड। अभी हम पूरा नाम लिखेंगे आपको समझाने के लिए। यानी कि बताइए क्या हुआ? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बोलिए, ये रिएक्शन भी आप समझ में आई बात? ये पूरा रिएक्शन यहां से यहां तक कार्बोक्सिलेशन ही कहलाता है। ठीक है, यानी कि 6 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। और ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड नाम से देखिए ना, नाम में ही है। तीसरा पे है फॉस्फोरस, इसका मतलब ये 3 कार्बन का है। और 3 कार्बन का कुल कितना मॉलिक्यूल है? 6 मॉलिक्यूल। तो 6 गुना 3 बराबर कितना होगा? 18 कार्बन। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए याद कीजिए, लाइट रिएक्शन में आपको क्या बन के रखा हुआ है? लाइट रिएक्शन में आपके पास क्या बन के रखा हुआ है? लाइट रिएक्शन में 2 चीज बना हुआ था, ATP और NADPH2। यही तो बन के रखा हुआ है। इसको आप क्या बोलते हैं? NADPH प्लस H+। यही तो है। ठीक है, यही बन के रखा हुआ है। इसी दोनों का यहां पे यूज करके दिखाना है। ठीक है, कुछ नहीं है, 5-6 मिनट और बस ध्यान देना है सिर्फ। अब देखिए एकदम कूल माइंड से, यहां पे क्या बन के आपका रखा हुआ? 6 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यानी कि 6 मॉलिक्यूल ग्लिसरिक एसिड है, जिसके तीसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है? फॉस्फोरस। उस 6 मॉलिक्यूल के उस सारे 6 जो सभी के सभी 6 मॉलिक्यूल हैं 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसके पहले कार्बन पे भी हमें फॉस्फोरस जोड़ना है। बताइए क्या होगा? पहले कार्बन पे भी फॉस्फोरस जोड़ना है, सारे के पहले कार्बन पे। यानी कि ये जो कंपाउंड है ना 6 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इसको हमें बदलना है। ठीक है, 6 मॉलिक्यूल, ठीक है, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में बदलना है। बोलिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, 6 मॉलिक्यूल, अब देखिए 6 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 6 मॉलिक्यूल 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। यानी सभी ग्लिसरिक एसिड के पहले कार्बन पे भी हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? फॉस्फोरस जोड़ना पड़ेगा। तो फॉस्फोरस का सोर्स कौन है? ATP। और ATP बन के रखा हुआ है किसमें? लाइट रिएक्शन में। एक ATP एक फॉस्फोरस को दे सकता है। यहां पे कितने फॉस्फोरस की जरूरत है? 6 फॉस्फोरस की।
तो हमें यहाँ पे कितना एटीपी यूज हो जाएगा? 6। तो देखिए यहाँ पे 6 एटीपी यूज हो जाएगा, 6 एटीपी यूज हो जाएगा और 6 एडीपी निकल जाएगा और सबका फास्फोरस, ठीक है, यूज होके क्या बना देगा? 6 मॉलिक्यूल 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 6 मॉलिक्यूल 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना दिया ना? क्लियर है पॉइंट? यानी 6 मॉलिक्यूल 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 6 मॉलिक्यूल 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कैसे बदला? बाय द यूज ऑफ 6 एटीपी, कन्वर्टेड इनटू 6 एटीपी। हो गया? अब आइए, एक टिप्स हमने बताया था आपको, याद कीजिए। हमने टिप्स बताया था कि एसिड से एल्डिहाइड बनेगा कब? जब एसिड का रिडक्शन होगा। ये लीजिए, यहां पे एसिड बना हुआ है, कुछ नहीं करना है, बस 6 मॉलिक्यूल 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड को बदल देना है 6 मॉलिक्यूल 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में, ग्लिसरल्डिहाइड में। अब बताइए ये क्या है? ये क्या छुपा हुआ है? एल्डिहाइड। और ये क्या था? एसिड। तो बताइए एसिड से एल्डिहाइड में बदलिएगा तो क्या करना पड़ेगा? बताइए, रिडक्शन करना पड़ेगा। ये लीजिए, रिडक्शन करना पड़ेगा। और रिडक्शन करने के लिए क्या चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। क्या चाहिए? रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यहाँ पे? किसके पास है? H2, NADPH2 के पास। तो लगा दीजिए 6 मॉलिक्यूल, यहां पे क्या लगाइएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। ये लीजिए रिड्यूसिंग एजेंट, 6 मॉलिक्यूल, क्या बोलिए? NADPH2। इसका H2 यूज हो जाएगा और ये यानी कि 6 मॉलिक्यूल 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, ठीक है, क्या होगा? रिडक्शन होगा। और किसके द्वारा रिडक्शन होगा? 6 मॉलिक्यूल NADPH2 के द्वारा। और क्या बन जाएगा? 6 मॉलिक्यूल 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। हो गया आपका काम। यानी एसिड से किसमें बदल गया? एल्डिहाइड में। और ये किसमें? H2 यूज हो जाएगा तो किसमें बदल जाएगा? 6 मॉलिक्यूल NADP। ठीक है, फिर ये लाइट रिएक्शन में चला जाएगा NADPH2 बनने के लिए। ये ADP लाइट रिएक्शन में चला जाएगा ATP बनने के लिए। क्लियर? अब आइए, ये 6 मॉलिक्यूल जो है इसमें से क्या होगा मालूम है? देखिए 6 मॉलिक्यूल 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ठीक है? तो बताइए ये 6 ट्रायोज है आपका, 6 ट्रायोज है। अरे 1,3 ये क्या है? ये जो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है या ग्लिसरल्डिहाइड है, ये क्या है? ट्रायोज है। ये ट्रायोज है, 3 कार्बन का शुगर है। इसमें एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। एक मॉलिक्यूल 1,3 डाइफॉस्फो, हम शॉर्ट में लिख देते हैं फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ये बाहर आ गया। बताइए ये 3 कार्बन का है, ये क्या है जी? ट्रायोज है। ये क्या है? ट्रायोज है। ये ट्रायोज बाहर आ गया तो बताइए कितना बचा? अरे 6 मॉलिक्यूल में एक बाहर आ गया तो कितना बचा? 1 मॉलिक्यूल 1,3 डाई, वही फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, ठीक है? यही तो हमने लिखा है। अरे भाई इसी को हमने शॉर्ट में लिखा है। एक बाहर आ गया तो कितना बचा? सॉरी, यहां पे 5 मॉलिक्यूल बचा। अरे एक, ये 6 मॉलिक्यूल था, उसमें एक मॉलिक्यूल ये देखो बाहर आ गया तो कितना बच गया? 5 मॉलिक्यूल 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, यानी 5 मॉलिक्यूल बचा। 3 कार्बन का कंपाउंड 5 मॉलिक्यूल बचा। यहां पे अब क्या करना है? ये रिएक्शन लास्ट करने जा रहा है। अब रिएक्शन लास्ट करने जा रहा है, आपको ट्रायोज मिल चुका है, रिएक्शन लास्ट करने जा रहा है। आपको क्या करना है? इसको वापस भी तो लौटाइएगा। जो RuBP लेके आप चले थे, ये वापस लौटाइएगा, तब तो फिर से साइकिल होगा। CO2 की कोई कमी तो है नहीं, तो RuBP कैसे लौटेगा भाई? 3 मॉलिक्यूल RuBP कितने कार्बन का आप बताइए? एक मॉलिक्यूल 5 कार्बन का, तो 3 मॉलिक्यूल कितने कार्बन का? 15 कार्बन का। 3 मॉलिक्यूल RuBP 15 कार्बन का। और इधर देखिए आपको कुछ नजर आ रहा होगा, 5 मॉलिक्यूल 3 कार्बन का। तो 5 मॉलिक्यूल 3 कार्बन का 15 कार्बन, इधर 3 मॉलिक्यूल 5 कार्बन का 15 कार्बन, ये भी 15 कार्बन का, ये भी 15 कार्बन का। बस इसको कन्वर्ट होना है इसमें। इसके लिए क्या चाहिए मालूम? रीअरेंजमेंट रिएक्शन करना पड़ेगा। यानी 3 मॉलिक्यूल RuBP बनेगा,
किससे? 5 मॉलिक्यूल 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से। कैसे भाई? बस 3 एटीपी खिला दीजिए, 3 एटीपी यहां पे यूज हो जाएगा और 3 एटीपी के द्वारा, ठीक है, यहां पे क्या होगा? फास्फोरस का यूज होगा, एनर्जी सोर्स के रूप में यूज होगा और 5 मॉलिक्यूल 1,3 डाइपीजीएल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 3 मॉलिक्यूल आरयूबीपी में। ये 5 गुना 3 बराबर 15, ये 3 गुना 5 बराबर 15। हो गया काम खत्म। यही तो था केल्विन साइकिल। लेकिन अभी इसके ऑब्जेक्टिव पॉइंट पे आएंगे। बताइए ये पूरा जो साइकिल हुआ, इसमें हमें मिला क्या? हमें आउटपुट क्या मिला? हमें आउटपुट मिला डियर, हमने अभी एक ही चक्कर लगाया था, लेकिन एक चक्कर में हमने क्या किया? 3 मॉलिक्यूल लिया दोनों का हमने 3 मॉलिक्यूल लिया। 3 मॉलिक्यूल CO2 लिया था, 3 मॉलिक्यूल ये लिया था, जबकि लेना चाहिए था एक। तो बताइए ये जो एक साइकिल हमारा हुआ, यानी कि उस एक साइकिल में हमें कितना एटीपी खर्च हुआ? पहले क्या मिला? क्या आउटपुट क्या मिला? ये देखिए आउटपुट मिला एक मॉलिक्यूल, बोलिए क्या है ये? एक मॉलिक्यूल ट्रायोज। ट्रायोज का मतलब कितना कार्बन का? 3 कार्बन का। तो बताइए एक मॉलिक्यूल ट्रायोज मिला, ठीक है, तो बताइए एक मॉलिक्यूल ट्रायोज मिला कब? एक साइकिल में। और कितना लिए थे इसमें? 3 CO2 लिए थे। तो बताइए, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल अगर ट्रायोज हमें बनाना हो, 2 मॉलिक्यूल ट्रायोज बनाना हो, तो बताइए क्या होगा? कितना साइकिल लगेगा? 2 साइकिल। और 2 साइकिल में कितना CO2 यूज हो जाएगा? 6 CO2। बस यही तो है। और इसमें खर्चा क्या होगा? तो बताइए एक साइकिल में आपको खर्चा कितना हुआ? एटीपी देखिए, एक साइकिल में कितना एटीपी खर्च हुआ है? एक साइकिल में आपको कितना एटीपी खर्च हुआ है? 6 यहां पे और 3 यहां पे। 6 एटीपी और 3 एटीपी। कितना एटीपी? इनपुट, बोलिए इनपुट कितना? 9 एटीपी। और बताइए NADPH2 कितना खर्चा हुआ? बस एक ही जगह। कितना? NADPH2 6 मॉलिक्यूल, ठीक है, तो बताइए 6 NADPH2 खर्चा हुआ है। यही तो हुआ है। ये कितने में खर्चा हुआ है? 1 साइकिल में। और बताइए 2 मॉलिक्यूल ट्रायोज मिलाइएगा तो क्या बनेगा जी? 2 मॉलिक्यूल ट्रायोज बराबर 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज। तो बताइए 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के लिए, ठीक है, 2 साइकिल लगाना पड़ेगा और 2 साइकिल में टोटल एटीपी कितना खर्च होगा? 18। टोटल NADPH2 कितना खर्च होगा? 12। यानी कि इसको अगर देखेंगे 2 साइकिल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 2 साइकिल में क्या होगा? 18 एटीपी और क्या बोलिएगा? 12 NADPH2। यही आपको बनेगा। तो 2 साइकिल में आपको क्या बन जाएगा? एक ग्लूकोज बन जाएगा C6H12O6। यानी एक ग्लूकोज बनने के लिए क्या है? 18 एटीपी और 12 NADPH2, ठीक है। तो बताइए इसमें कितना कार्बन? C6H12O6। तो बताइए और कितना CO2 लगा? 6 CO2 लगा, ठीक है, 6 CO2 लगा ना। तो बताइए 6 CO2 पे 18 एटीपी 12 NADPH2। तो एक CO2 के सिमुलेशन में क्या लगेगा? बताइए एक CO2 के 3 एटीपी और प्लस 2 NADPH2। ये भी नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। यानी एक CO2 के सिमुलेशन में कितना खर्च होगा? 3 एटीपी 2 NADPH2। कितना CO2 खर्च होता है? 6। कितना ग्लूकोज बनने के लिए? एक ग्लूकोज बनने के लिए, ठीक है। इसलिए एक CO2 के सिमुलेशन पे जो हमारा पार्टिसिपेशन हुआ वो 3 एटीपी का और 2 NADPH2 का। इसलिए एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनने के लिए केल्विन साइकिल में कुल एटीपी कितना खर्च होगा? 18। कुल NADPH2 कितना खर्च होगा? 12। क्लियर है पॉइंट? और ये रूबिस्को जो है ना, ये थोड़ा सा दोगला एंजाइम है, दोगले टाइप का। इसके दोगलेपन के कारण प्लांट को आगे बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। ये क्या है मालूम है? जब तक पैसा आपके पास है आपके साथ रहेगा,
जब तक पैसा आपके दोस्त के पास रहेगा, आपको छोड़ के दूसरे दोस्त के पास चला जाएगा। ये डुअल नेचर का है, दोगलेपन वाले आदमी अगर किसी के साथ रहते हैं ना उसकी बर्बादी करते हैं। तो अगले वीडियो लेक्चर में प्लांट की बर्बादी देखने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि रूबिस्को जो है वो बेवफाई करेगा इस प्लांट के साथ। तो इस बेवफाई का कहानी सुनने के लिए, ठीक है, और बेवफाई को बढ़िया से एक्सप्लेन करके आपको पढ़ाएंगे C2 साइकिल। यानी कि वफादारी करेगा तो C3 होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। जो ही इस रूबिस्को का, ये जो रूबिस्को एंजाइम है, ठीक है, जानते हैं रूबिस्को एंजाइम क्यों दोगला है? ये देखिए RUBISCO, C का मतलब कार्बोक्सिलेज, अब O का मतलब ऑक्सीजनेज। ये अपना नेचर बदलेगा। अभी ये कार्बोक्सिलेज क्यों है? क्योंकि CO2 ज्यादा है। फ्यूचर में अगर O2 ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ऑक्सीजनेज। तो जब कार्बोक्सिलेज है तो CO2 को अटैच करवा रहा है। बताइए, जब ऑक्सीजनेज होगा तो किसको अटैच करवाएगा? O2 को। और O2 है भस्मासुर, वो जिसके साथ अटैच होगा उसी को बर्बाद कर देगा, उसी को तोड़ देगा, RUBP को तोड़ देगा। तो लो साले, दोस्ती करो तुम, ठीक है, ठीक है, तो दोस्ती करोगे वैसे लोगों के साथ तो आपको भस्मासुर की तरह वो साफ कर देगा। ठीक है, तो बताइए कुल मिला के एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनने के लिए कितना एटीपी खर्च हुआ? 18 एटीपी। कितना? NADPH2 12, यानी एक CO2 पे कितना हिस्सा पड़ा? 3 और 2। तो आपको पूरा का पूरा समझ गए। अगर 3-3 लेंगे तो 2 चक्कर, 1-1 लेंगे तो 6 चक्कर। ठीक है, 3-3 लिए तो एक साइकिल में 1 ट्रायोज निकला। ठीक है, और अगर मान लो कि, ठीक है, 2 चक्कर करेंगे तो 2 ट्रायोज निकलेगा, 1 ग्लूकोज बन जाएगा। ये पूरा का पूरा आपका। और देखिए यहां पे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कितने कार्बन का था? ये स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का, इसलिए साइकिल का नाम क्या है? C3 साइकिल। ठीक है, तो आपको यहां पे पूछेगा, यहां पे देखिए 2 फेमस क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, CO2 एक्सेप्टर इन C3 साइकिल। जल्दी बोलिए, CO2 एक्सेप्टर इन C3 साइकिल। CO2 को एक्सेप्ट कौन कर रहा है? RUBP। आंसर होगा RUBP। ये लीजिए आंसर, RUBP। यही नीट का क्वेश्चन है, कितने बार पूछा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C3 साइकिल। बताइए कौन? ठीक है, क्या बोलिएगा? PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये है आंसर, ये लीजिए, ये है आंसर। तीसरा क्वेश्चन, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनने के लिए कितना एटीपी खर्च होगा? 18। चौथा क्वेश्चन, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनने के लिए कितना NADPH2 खर्च होगा? 12। पांचवा क्वेश्चन, एक CO2 के एसिमिलेशन के लिए कितना एटीपी खर्च होगा? 3। एक CO2 के एसिमिलेशन के लिए कितना NADPH2 खर्च होगा? 2। यही क्वेश्चन है और कुछ है ही नहीं इसमें। अब देखिए, इसको लास्ट में हम लोग कंक्लूड करते हैं। कंक्लूडिंग क्या है पॉइंट? ये सारा आपने रिएक्शन समझ गए, इसके सारे ऑब्जेक्टिव, ये जो तीनों अभी चारों क्वेश्चन बताए समझ गए। CO2 एक्सेप्टेड इन C3 साइकिल, RUBP। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C3 साइकिल, PGA। कितना मॉलिक्यूल, ये सब 6 क्वेश्चन बताए, तो आपको समझ गया। कंक्लूडिंग पॉइंट क्या है? कंक्लूडिंग पॉइंट ये है कि ये जो C3 साइकिल है इसके 3 स्टेप है। पहला कार्बोक्सिलेशन, दूसरा ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल, और तीसरा जो है वो क्या है? तीसरा आपका है रीजेनरेशन ऑफ RUBP। इसको आप अच्छे से नोट कीजिए यहां पे। ठीक है, थोड़ा ज्यादा डेंस हो गया। अब देखिए, ये जो पहला प्रोसेस है तो मैंने समझा दिया था, ठीक है, कि RUBP में CO2 का अटैच होना, कार्बोक्सिलेशन, यहां तक कार्बोक्सिलेशन ही था। उसके बाद क्या हो रहा है? एसिड से क्या बन रहा है? एल्डिहाइड। तो जो एसिड से एल्डिहाइड बन रहा है ना, इसका ठीक उल्टा होता है रेस्पिरेशन के एक प्रोसेस में जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में पहले एल्डिहाइड बनता है, बाद में एसिड बनता है। तो पहले एल्डिहाइड बनता है, बाद में एसिड बनता है, तो वहां क्या होता होगा? ऑक्सीडेशन। और यहां पे पहले एसिड बनता है, बाद में एल्डिहाइड बनता है, तो यहां पे क्या होता है? रिडक्शन। तो बताइए, एक तो ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीडेशन, यहां रिडक्शन। वहां पे पहले एल्डिहाइड बनता है, बाद में एसिड बनता है, यहां पे पहले एसिड बनता है, बाद में एल्डिहाइड बनता है। तो इस पॉइंट से भी उल्टा। तो बताइए, ग्लाइकोलाइसिस का ठीक उल्टा है ये स्टेप।
इसलिए इस स्टेप को क्या बोलेंगे, यहां से लेके यहां तक के स्टेप को क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल। और तीसरा स्टेप में आप क्या कर रहे हैं, 5 मॉलिक्यूल 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड से 3 मॉलिक्यूल आरयूबीपी को रीजनरेट कर रहे हैं, इसलिए इस स्टेप को हम लोग क्या बोलेंगे, रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी। क्या बोलेंगे, रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी, जिसमें हमें कितना एटीपी लग रहा है, 3 एटीपी लग रहा है। पूरे 6 मॉलिक्यूल यानी कि 3 मॉलिक्यूल आरयूबीपी को रीजनरेट करने के लिए 3 एटीपी लग रहा है, यानी 1 मॉलिक्यूल आरयूबीपी को रीजनरेट करने के लिए 1 एटीपी लग रहा है। यहां से ये भी क्वेश्चन है, तो बताइए कुल मिला के C3 साइकिल के कितने पार्ट, 3 पार्ट। पहला पार्ट कार्बोक्सिलेशन, दूसरा पार्ट ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल, और तीसरा पार्ट कौन सा, ठीक है, क्या बोलिएगा, रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी। 1 मॉलिक्यूल ऑफ रीजनरेशन ऑफ आरयूबीपी के लिए 1 एटीपी, 3 मॉलिक्यूल रीजनरेट करने के लिए 3 आरयूबीपी, ठीक है। ग्लाइकोलाइटिक रिवर्सल में क्या बोलिएगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बनता है, फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है, यही तो है। तो अब आप समझ गए होंगे, ठीक है, ठीक है। तो बताइए, आपको मैंने प्रॉमिस किया था, ये देखिए इसमें कहीं भी रटने का है नहीं, समझने का है। जिनको थोड़ा ज्ञान होता है ना, वो टीचर आपको बचपन से कहेगा बायोलॉजी बेटा रटने का है, रट लो। हमारे पड़ोसी ने भी रटा था, नहीं हुआ, हमने भी रटा था, नहीं हुआ, टीचर बने हुए। तो ये सब जो है ना आपके दिमाग को खराब करेंगे, इनसे दूर रहना है। बायोलॉजी रटने का चीज नहीं है, बायोलॉजी समझने का है 80%, 20% रटने का है। ओके, तो अगले वीडियो में मिलते हैं C2 साइकिल के साथ, जिसका नाम है फोटो रिस्पायरेशन, यानी होता रहेगा फोटोसिंथेसिस। अब बीच में CO2 का लॉस हो जाएगा, तो CO2 का लॉस किसमें होता है, रिस्पायरेशन में, इसलिए उसको बोलते हैं फोटो रिस्पायरेशन, ठीक है। यानी कि वो दोगले इंजाइम के कारण होगा, दोगला प्रोसेस भी है, फोटोसिंथेसिस भी, रिस्पायरेशन दोनों कीजिएगा तो टांग बीच में छिड़ा जाएगा, ठीक है। मतलब आधा फोटोसिंथेसिस में, आधा रिस्पायरेशन में, कुछ नहीं होगा, तो वो लॉस होगा। तो लॉस कैसे होगा ये बताएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।